हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। जी हाँ, अभी तक जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, डोमेन्स, रेंज, फंक्शंस की अलग अलग चीज़ें, आज एक और डीपीपी से इसे हम और कंसोलिडेट करेंगे और उसे और बेहतर बनाएंगे। तो डोमेन्स और रेंज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं और एक बेहतर सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं ताकि और ज़्यादा डोमेन और रेंज अच्छे से मजबूती से आपके ब्रेन में सेटल हो जाए। तो मैं दीपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में और चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई होप यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का आपको ये मॉड्यूल क्या क्या सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, हम इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के हर टॉपिक के प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशंस वीडियोस बनाएं। ना सिर्फ वीडियो एक्सप्लेनेशंस बल्कि हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड करें, यानी उन टॉपिक्स के हर टॉपिक पर इंश्योर करें कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस हों। ये डीपीपीज पीडीएफ फॉर्मेट में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर होती हैं। ना सिर्फ ये डीपीपीज आपको मिलती हैं बल्कि इन डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिलें। जैसा कि ये आज का जो हम सेक्शन या लेक्चर बना रहे हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक डीपीपी का सोल्यूशन। तो जो भी हमने अभी पढ़ा डोमेन और रेंज, और जो भी आपने चारों लेक्चर्स देखकर डोमेन और रेंज की बारीकियां समझी, और जो हमने वहां पर काफी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू उस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से सीखा, बट और बेहतर अप्रोच डेवलप करने के लिए, और बेहतर सेंस डेवलप करने के लिए, और एप्लीकेशन सीखने के लिए हम आज डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डोमेन और रेंज पर डेवलप हो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज अंडरस्टैंड, हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि चैप्टर वाइज हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज सॉल्व करें और मिनिमम ओवरऑल पूरे चैप्टर पर थ्रू ऑल दीज मीन्स हम इंश्योर करें कि कम से कम 500 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हो, ताकि डेफिनेटली हर चीज़ आपकी उसमें कवर हो। थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशंस पर जोर देना इज द मोटिव ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि हम पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ना सिर्फ ये सारी चीज़ें बल्कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, हम ये सारी चीज़ें भी देख लेने वाले हैं। इन सारी चीज़ों की चिंता मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस ऑफ कोर्स, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आस्क मी योर डाउट। आप आस्क मी योर डाउट पर अपना लिंक पर अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो डाउट मैं रिसीव कर रहा हूँ और एक दिन किसी एक लेक्चर में हम सारे एक्यूमुलेटेड डाउट्स एड्रेस करेंगे और उन्हें सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। बट कोशिश करिए कि ये सारे डाउट्स रिलेवेंट हो, कुछ अननेसेसरी जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वही सारे डाउट्स पूछिए। वो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो जो अभी नहीं पढ़ाया गया, बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं चैप्टर से डाउट्स पूछते चलिए। वो सारे डाउट्स एक लाइव लेक्चर में हम हमेशा एड्रेस या एक्नॉलेज कर लेंगे और उन्हें रिजॉल्व करके रखेंगे। बशर्ते दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आप अपनी चैप्टर वाइज प्रोग्रेस को एक्चुअली मेजर कर सकते हो, आप एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस पर आपकी कमांड कितनी अच्छी है, आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से सीखा है, आप ये भी देख सकते हैं और उस चैप्टर को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हो उस चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू कि आपकी उस चैप्टर पे कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, वेयर डू यू स्टैंड, और वो भी आप आसानी से इवैल्यूएट या एसेस कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स आपको वक्त वक्त पर टाइमली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल कीप कमिंग और हर चीज़ को लेकर हम गाइडेंस देते रहेंगे। यानी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इशू हो, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें या जो भी आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको लेकर एक प्रॉपर गाइडेंस हम टाइमली देते रहेंगे। जब जैसी ज़रूरत होगी चीज़ें हमेशा एड्रेस और एक्नॉलेज होती रहेंगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस एज वेल, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी दें। तो ऑब्वियसली पूरे ओवरऑल एक कंप्लीट चैप्टर का एक कंप्लीट रिविजन भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो वन शॉट रिविजन हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें पूरा चैप्टर एक ही बार में ओवरऑल आपका कवर हो जाएगा और आप उसे आसानी से एक शॉट में रिवाइज कर सकते हो। बशर्ते वही बात है कि पहले आपने ये सारी चीज़ें की हो तब वो वन शॉट रिवीजन करना। मतलब वन शॉट रिवीजन ऐसा नहीं है कि वो एक सब्स्टिट्यूट है कि ये सारी चीज़ें स्किप करके आप वो देख लो। वो तो एक तरह का रिवीजन है। पहले आप पूरा चैप्टर पढ़िए, सारे एमसीक्यूज, सारे पीवाईक्यूज, सारे इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, थ्योरी वीडियो सब कुछ देखिए अच्छे से, और फिर फाइनली जब एक बार और लग रहा है रिवाइज करने का, एग्जाम से पहले जब चीज़ें होनी होंगी तब हम वन शॉट रिवीजन पाएंगे। तो उसकी चिंता मत करिएगा, वो भी देख ली जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आपकी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम को बार बार देना। तो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के काफ़ी सारे मॉक्स हम प्रोवाइड करेंगे। उन मॉक्स के थ्रू आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसे और मजबूत बना सकते हैं। तो चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें
मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला है। सो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर एक अच्छा, बेहतर सा, शानदार सा स्कोर और रैंक ला सकें। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी एक स्टैंडर्ड सी फिलॉसफी रही है, मैं हमेशा से आपको हिदायत देता आया हूँ कि आप पहले क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए और फिर खुद से सॉल्व करिए, और फिर हम उसका आगे सोल्यूशन साथ में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन डीपीपीस के पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ से भी उस पीडीएफ के थ्रू भी आप इन डीपीपीस को एक दिन पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे अच्छे से सॉल्व करके रख सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर हम साथ में इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश की। चलिए हम साथ में देखते हैं वो क्या कह रहा है क्लास। बड़ा आसान सा मजेदार सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हमें एक फंक्शन दिया जा रहा है, ये एक फंक्शन है क्लास, है ना, और इस फंक्शन में स्टूडेंट्स हमसे क्या कह रहा है, इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है। हमने कोशिश की है कि रेंज निकालने का एक तरीका होता है सर कि शायद आप डोमेन से भी रेंज तक पहुंच सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसकी डोमेन पर आने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है हमने थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने की कोशिश की थी? हालांकि मैंने कहा था जब ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं बेशक आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली, लेकिन हमने थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की थी कि इस एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो वही सेंस वापस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ये एनपीआर क्या होता है। आई होप आपको याद होगा जब हमने बात की थी एनपीआर के बारे में, तो एनपीआर का हमने जो सेंस डेवलप किया था, हमने जो मीनिंग समझा था वो ये था सर कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं, है ना। आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ? हमने एक बड़ा सिंपल सा मीनिंग डेवलप किया था दैट आर ऑब्जेक्ट्स out of n objects can be arranged in how many ways। यही हमारा इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ना। ऑल्दो इस बात को मैं और डिटेल में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत करो। ये चीज़ क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे सोचा जा सकता है, या मोर इम्पॉर्टेंटली ये फॉर्मूला कैसे बनाया या ऐसा क्यों है, ये सारी बातें हम पीएनसी पढ़ते वक्त करेंगे। अभी फ़िलहाल तो बात यह है कि जब आप सोचो एक स्टैंडर्ड सा चीज़ सोचो क्लास, एन और आर डेफिनेटली, मतलब एन क्या होगी, कुछ चीज़ें, और आर क्या होंगी, उनमें से कुछ चीज़ें। आप ऐसे समझो जैसे कि आपके पास 16 प्लेयर्स की एक टीम है, मतलब आपको 16 प्लेयर्स अलॉट किए गए और उसमें से आपको 11 प्लेयर्स की प्लेइंग 11 बनानी है और उनका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना है। क्रिकेट की एक टीम बना रहे हो जिसमें आपको 16 प्लेयर्स दे दिए गए हैं कमेटी की तरफ से और उनमें से आपको 11 प्लेयर्स चुनने हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, मसला बन जाएगा, ये बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिस एक्सप्रेशन को आप कहेंगे कि सर 16 प्लेयर्स में से आउट ऑफ 16 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स को चुनना और उन्हें अरेंज करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें स्लॉट्स अपॉइंट करना कैन बी डन इन 16p11 वेज। तो सबसे खास बात, सबसे ज़रूरी बात कि ये जो दो नंबर्स हैं सर, कौन कौन से दो नंबर्स, ये n और r, ये दोनों नंबर्स पहली बात तो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ये नेचुरल नंबर्स के साथ साथ एक छोटा सा कंस्ट्रेंट और लगेगा। पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि आप जब नंबर्स चुनेंगे तो ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट। इसके साथ एक छोटी सी बात, इस नंबर के साथ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि ये एक होल नंबर, मतलब 0 भी हो सकता है। आप समझो आपके पास क्या चॉइस हो सकती है। पहले तो ये समझो जब आप NPR लिखते हैं तो यहाँ पर आप हमेशा इंश्योर करेंगे कि ये जो n है, दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर, दिस n शुड बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आई होप समझते हैं कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, 1 से सारे हमारे इंटीजर्स जो शुरू होते हैं, 1 को इंक्लूड करते हुए वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इट शुड बिगिन विद अ नेचुरल नंबर, मतलब n की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और ये सारे ही इंटीजर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि जो आप r की वैल्यू ले रहे हैं, जो ये आप r की वैल्यू ले रहे हैं, ये होल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकता है। तो r जो होगा उसमें आप सारे होल नंबर्स ले सकते हैं, है ना। ये कहानी है स्टूडेंट्स। अब ये कहानी क्यों है, इससे ज़रूरी बात कि इसमें एक और छोटा सा लिमिटेशन आता है या एक और कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये होती है कि सर ऑब्वियसली ये r जो है हमेशा n से छोटा है, इसके इक्वल होगा ना। आप सोच के देखो r कभी भी n से बड़ा कैसे हो सकता है। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स कि आप जब कुछ नंबर्स में से कुछ नंबर चुनोगे और उन्हें अरेंज करोगे तो ये नंबर इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। आप कैसे बनाओगे 16 में से 20 लोगों की टीम। आई होप इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो मैं क्या कहूँगा, मैं 16 में से 16 के इक्वल या 16 से कम लोगों की तो टीम बनाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चुन सकते हो आप? 16। वो तो खैर कहने वाली बात है, अभी तो हमें कितने चुनना है? 11। मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर हम क्या ला सकते हैं। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? 16 में से 16 चुन लो सर। कोई और कंडीशन, कोई और गेम होता है, कोई और स्पोर्ट होता। मतलब पॉइंट इस बड़ा आसान सा कि अगर आपके पास 16 प्लेयर्स हैं तो मैक्सिमम आप 16 चुन सकते हो, आप 17 तो नहीं चुन सकते ना, क्योंकि लोग ही 16 हैं। तो पॉइंट बड़ा आसान सा है कि ये जो r होगा हमेशा n से छोटा या उसके इक्वल होगा। तो 3 बातें स्टूडेंट्स, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए,
r एक होल नंबर होना चाहिए और r हमेशा n के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। बस इन्हीं दोनों बातों को या तीनों बातों को अगर हम फॉलो करें तो हम ये क्वेश्चन आसानी से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसी बात के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, हालांकि ये सारी बातें तो आपकी डोमेन में हेल्प करेंगी, फिर उस डोमेन से हम रेंज तक पहुंचेंगे। याद है आपको एक तरीका हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस की रेंज निकालने का एक तरीका है, वन ऑफ द वेज इज कि आप पहले डोमेन वर्कआउट करें और फिर डोमेन से आप रेंज फिगर आउट करें। वही कहानी यहाँ पर हम दोहराने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शन है 7 - x p x - 3। अब सर इसमें क्या करें, सर अगर ये फंक्शन है 7 - x p x - 3 तो क्या करना होगा, सोचो स्टूडेंट्स। हमारा एक्सप्रेशन है 7 - x p x - 3। तो पहली बात तो सर, अगर मैं एन पी आर को रिकॉल करूँ, अगर मैं एन पी आर को रिकॉल करूँ तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स क्या होती है, सर हमने अभी तक सीखा है कि ये जो एन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो पहली कंडीशन तो मैं लगा दूंगा स्टूडेंट्स की ये जो एन है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। टू बी मोर ऑनेस्ट मैं बस एक चीज़ और लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एन जो होंगे सारे क्या होंगे, इंटीजर्स, मतलब 1 से बड़े, 1 को इंक्लूड करते हुए सारे इंटीजर्स। तो इस बात को हम याद रखेंगे और बाद में अप्लाई कर लेंगे। दूसरी बात, हमने आर के लिए भी क्या चीज़ सीखी है क्लास, कि आर जो होगा वो 0 है, 0 से बड़े सारे इंटीजर्स होंगे, बशर्ते एन और आर क्या होने चाहिए क्लास, एन एन आर बोथ शुड बी इंटीजर्स, है ना। और टू बी मोर स्पेसिफिक, एन जो होंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स और आर जो हो सकते हैं वो कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको एक और कंस्टेंट इसमें डालना होता है। वो कंस्टेंट क्या होता है क्लास, वो कंस्टेंट ये होता है सर कि आपका जो आर होता है वो एन से हमेशा छोटा है, उसके इक्वल होता है। ये तीनों बातें अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन, हम आर को एन से छोटा रखते हैं, मतलब x - 3 को 7 - x से छोटा रखते हैं। पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे क्लास। तो पहली कंडीशन क्या है कि x - 3 7 - x से छोटा होना चाहिए, क्योंकि r है और ये n है। आई होप आप कंपेयर कर पा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा देखूं, मतलब अगर मैं आपको इसको कंपेयर करना सिखाऊं तो ये है n और ये है c और ये r। ये इक्वल का ही साइन है, मैथमेटिकली आप इक्वल ऐसे भी लगाते हैं जब एक्सप्रेशन ऐसे हो। हालांकि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ पाएँ। तो पहली बात तो ये सर कि ये जो r है ये 7 - x से छोटा है, इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो r है आपका x - 3 और ये छोटा या इक्वल होना चाहिए 7 - x के। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं -x को इधर ले आऊँगा, -3 को उधर ले जाऊँगा। जैसे ही आप -x को इधर लाएंगे तो -x इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, है ना। और जब -3 उधर जाएगा तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से एक बात निकल के आ रही है स्टूडेंट्स की x जो होगा वो 5 या 5 से छोटा होगा। मतलब x का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आपके सामने आ रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो 5 या 5 से छोटी होगी। अब एक छोटी सी बात का और हमें ध्यान रखना है कि सर 7 - x और x - 3 कैसे होने चाहिए। अब भी जस्ट डिस्कस किया, क्या आपको याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया कि जो हमारा n होता है वो 1 या 1 से बड़ा होता है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 7 - x जो है वो 1 से बड़ा हो, आप ये कहना चाह रहे हो सर, अच्छी बात है। अगर सर 7 - x 1 या 1 से बड़ा है, ऑल्दो हमेशा हम ये इंश्योर करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यूज़ इंटीजर हों, जो कि होंगी, हम ये इंश्योर कर लेंगे आसानी से। तो अगर मैं x को उधर लाऊँ, 1 को इधर लाऊँ, तो ये क्या कहना चाह रहा है क्लास, x को उधर लेके गए, 1 को इधर लाए, तो हो जाएगा 7 - 1 6, है ना। और जब x उधर जाएगा तो वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, x कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। क्या आप देख पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि -x उधर गया, 1 इधर आया, तो ये हो जाएगा क्या, 7 - 1 6, और ये x उधर चला जाएगा। तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ रहा है दैट x शुड बी लेस देन 6। बट इससे बेहतर, इससे और ज़्यादा प्रिसाइज, इससे और ज़्यादा साफ रिजल्ट हम यहाँ डेराइव कर चुके हैं। आपको ये समझ आ रहा है, कोई कहे कि x 6 से छोटा हो और कोई कहे x 5 से छोटा है उसके इक्वल हो, तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सफिशिएंट और ज़्यादा प्रिसाइज आंसर क्या है सर, x का 5 से छोटा होना। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 5 से छोटा होना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। एक छोटा सा रिजल्ट और निकालेंगे स्टूडेंट्स। हमें पता है कि x - 3 किससे बड़ा होना चाहिए सर, x - 3 हमेशा 0 से बड़ा उसके इक्वल होना चाहिए। तो एक और यूज़ करेंगे हम इन्फॉर्मेशन कि सर आपका जो x - 3 है, जो आपका x - 3 है वो 0 या उसके बड़ा इक्वल होना चाहिए, है ना। तो x - 3 अगर 0 से बड़ा है तो क्या कहना चाह रहे हैं, x जो है वो 3 या उसके इक्वल होना चाहिए, 3 से ग्रेटर देन या उसके इक्वल होना चाहिए। अब मैं फाइनली अगर चीज़ें कंक्लूड करूँ तो ध्यान से देखिए, एक तरफ 3 है, एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है ना। बाय द वे आप इंटीजर्स ही लिखिए क्योंकि सारे इंटीजर्स पे ही बात होने वाली है। अब यहाँ पे एक शख्स कह रहा था कि 6 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, एक कह रहा था 5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। तो जब एक ने कहा 6 के इक्वल या उससे छोटा, तो कहानी कुछ ऐसी जा रही होती, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स ही लेंगे स्टूडेंट्स, और भी जा रहे होते। बट जब इसने कहा कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 से बड़ा ऑब्वियसली 3 को इंक्लूड करते हुए 3 से बड़ा कुछ भी होगा। लेकिन एक कंस्ट्रेंट और लगा स्टूडेंट्स, एक कंस्ट्रेंट और छोटा सा लगा कि x की वैल्यू 5 से
छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए का क्या मतलब होगा सर, x की वैल्यू 5 से छोटी मतलब ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट दिख रहा है मुझे, वो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 3, 4 और 5 के लिए, क्योंकि 3 से पीछे जाएंगे तो फिर वो कुछ के लिए तो मिलेगा, मतलब मुझे इन दो के लिए मिलेगा लेकिन इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि मैं 3 से तो हमेशा बड़ा हूँ। तो आपको बात समझ आ रही है, ये कॉमन मिनिमम पार्ट है। मतलब मुझे कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं स्टूडेंट्स, मुझे मिल रही हैं x की 3, 4 एंड 5, ये सेलेक्टेड वैल्यू है ना, मतलब 3, 4 एंड 5, ये मुझे 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो अगर ये x की मुझे 3 वैल्यू मिली, ये x की वैल्यूज़ है स्टूडेंट्स, है ना, मतलब हम डोमेन की तरफ जाने वाले हैं। मतलब डोमेन में मुझे मिल रहा है 3, 4 और 5, आई होप आप देख पा रहे हैं। डोमेन में क्या मिल रहा है, 3, 4 एंड 5, है ना। अब एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 7 - x p x - 3, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिए, 7 - x p x - 3, और जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं स्टूडेंट्स, वो क्या आई हैं, ध्यान से देखिए, याद करिए, हमारी x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, कौन कौन सी, 3, 4 एंड 5। तो याद करिए स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं 3, 4 एंड 5। इन्हें मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ को ले पा रहा हूँ। हालांकि ये रेंज नहीं है, रेंज क्यों नहीं है क्लास, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है और ये आपका फंक्शन था, ये ओवरऑल पूरा आपका एक्सप्रेशन था। तो अब सर जब आप x की वैल्यूज़ रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज़ मिलेगी, वो आपकी रेंज होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो मैं काम करता हूँ, x की वैल्यू 3 ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू 3 ट्राई की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 3, 7 - 3 कितना होता है, 4, p 3 - 3, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कितना दिख रहा है, 3 - 3, दैट्स 0, तो हो जाएगा 4p0। तो एक वैल्यू तो आने वाली, इसे हम लिख लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। दूसरी, x की वैल्यू 4 ट्राई करता हूँ, तो जैसे x की वैल्यू 4 ट्राई की तो हो जाएगा 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3, और जैसे यहाँ पर ट्राई किया 4 तो हो जाएगा 4 - 3, दैट्स 1, तो हो जाएगा 3p1। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें ईजिली समझ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं x की वैल्यू 5 ट्राई करता हूँ तो 5 ट्राई करती है 7 - 5 कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2 और p, और जैसे यहाँ 5 ट्राई किया तो 5 - 3 वापस कितना हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, यस 5 - 3, क्योंकि ये 5 है तो वही कितना हो जाएगा 2। तो ये ओवरऑल आपकी 3 वैल्यूज़ आ रही है, और ये किसकी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल वैल्यूज़ हैं y की या आपके f(x) की। लेकिन क्या हम NPR का फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम NPR को एक्सपांड करना जानते हैं, क्या आपको पता है NPR कैसे लिखा जाता है? बड़ी आसान सी बात है क्लास, ध्यान से सुनिएगा। NPR बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। NPR कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बाय द वे NPR इज NCR इंटू आर फैक्टोरियल, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट चिंता मत करना, ये फॉर्मूले अगर अभी नहीं भी सीखने में आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इन फॉर्मूलों को, इन एक्सप्रेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस ऐसा सीख लीजिए कि NPR क्या होता है। तो NPR स्टूडेंट्स बड़ी आसान चीज़ है, NPR होता है, ध्यान से सुनिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, क्योंकि NCR क्या होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो NPR होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल, तो वो जो NCR का आर फैक्टोरियल है ना, वो दूसरे आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे जब हम PNC पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बस मैं इतना कह दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो। अब चूंकि मुझे रेंज निकालनी है, इसलिए सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। तो मैं शुरुआत करूंगा इससे कि सर हमें 4p0 की वैल्यू चाहिए थी। आई होप आपको 4p0 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसा लिखेंगे 4p0, और जब आप 4p0 निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 0, यानी 4 - 0 वापस कितना, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होगा स्टूडेंट्स, पूरा का ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1। तो एक वैल्यू तो रेंज में जो हमें मिल रही है वो है 1। अब अगर मैं ट्राई करता हूँ 3p1 स्टूडेंट्स, तो 3p1 कितना आने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम ट्राई करेंगे 3p1। जैसे ही आप 3p1 लिखेंगे तो 3p1 कितना होगा, पहले लिखेंगे 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 3 - 1, दैट्स 2 फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में होगा 2 फैक्टोरियल। आपको याद होगा हमने फैक्टोरियल नोशन को एक्सपांड करना सीखा था, व्हाट, हाउ डू यू राइट फैक्टोरियल, आई होप आपको याद होगा। n फैक्टोरियल का मतलब होता था द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब n फैक्टोरियल होगा 1 × 2 × 3 से लेके कहाँ तक, ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट n तक, है ना। आप ऐसे करते जाते हैं और n तक सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आप 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, आप इसे उल्टा लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं 5, 4, 3, 2 और 1, है ना। तो ओवरऑल आप ऐसे n फैक्टोरियल डिनोट करते हैं। अगर यही कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज़ करूं तो मैं कहना चाह रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 3 × 2 × 1, जिसे मैं 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और डिवीजन में क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना बच रहा है क्लास, ये वापस मुझे
3 दिख रहा है। अच्छा सर 3p1 ऐसा आ रहा है तो क्या आप 2p2 के बारे में कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। अगर मैं 2p2 निकालना चाह रहा हूँ तो अब हम एक और चीज़ निकालेंगे स्टूडेंट्स 2p2, और अगर आप 2p2 निकालें तो 2p2 को कैसे लिखेंगे? वापस यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 2 माइनस 2 कितना होगा स्टूडेंट? 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। आई होप आप में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि सर 2 माइनस 2 यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है। दो रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा क्लास कि ऑब्वियसली ये जो आप निकालेंगे, आप अगर 1 फैक्टोरियल निकालेंगे तो भी कितना आएगा 1। इवन बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इसे याद रखिएगा। यानी 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। और अगर सोच के देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये कितना आ रहा है 2। तो मुझे इसकी रेंज में 3 चीज़ें निकल के आ रही है। जब मैंने इन तीनों की वैल्यू निकाली तो कौन सी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स? मुझे ये 3 वैल्यूज़ दिख रही हैं। कौन कौन? 1, 3 एंड 2। तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट, जो हमारा फंक्शन था y, जिसे आप कहना चाह रहे थे f ऑफ x, इसकी रेंज में मुझे 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। कौन कौन? 1, 2 एंड 3, है ना। और 1, 2 एंड 3 जैसा कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक हमें कोई तो ऑप्शन दिख रहा है। आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी मार्क्ड करेक्टली। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ऑप्शन सी क्यों मार्क किया जाएगा और इसको हम कैसे सोचेंगे। मतलब ये 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 हमने कैसे लिखा, और ओवरऑल यही कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने कैसे ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व या सिंप्लीफाई किया, और हमने एक कॉमन पार्ट कैसे निकाला। आई होप ये सारी स्टेप्स आपको क्लियर होती हैं। और फाइनली हम इस आंसर तक कैसे पहुंचे, हमने डोमेन के थ्रू रेंज को कैसे निकाला, ये सारी कहानी पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव डेवलप हुई है ना। चलिए, अगर इतना समझ आ रहा है स्टूडेंट्स तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखना चाहेंगे। आई होप एनपीआर आपको थोड़ा बहुत समझ आया। चिंता मत करिएगा, हम जब परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्मूला, इसका वजूद क्या है, ये कैसे बना, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चिंता मत करना, है ना। अभी फिलहाल बस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज़ था तो हमने सीखा। अभी फिलहाल एक और क्वेश्चन आपके सामने, ज़रा स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीन को देखिए और क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर हम साथ में इसे दोबारा एक साथ डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश की। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन लग रहा है। इस बार रेंज के बजाय वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन कैसे निकालेंगे क्लास? डोमेन को लेके मेरा सेंस बड़ा आसान सा है सर कि एक्स को वर्कआउट करना होता है। अब सर ये लिखा है समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग अपॉन समथिंग में भी काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें लिखी हैं, है ना। मैं अगर ये एक्सप्रेशन आपके लिए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखूं तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अंडर रूट में नेगेटिव ऑफ, अंडर रूट में नेगेटिव ऑफ कुछ लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, न्यूमरेटर में लिखा है अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ, और लॉग ऑफ समथिंग लिखा हुआ है। सर आपने जो एक्सप्रेशन दिया है वो लिखा है लॉग ऑफ x माइनस 1। तो सर आप लॉग ले रहे हैं x माइनस 1 का। हालांकि बेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया है। अगर आप बेस ध्यान से देखें तो जो आपका बेस है वो है 0.3, और 0.3 बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है स्टूडेंट्स। क्या आपको याद आ रहा है, जैसे ही बेस 0 से 1 के बीच होता है तो लॉग के ग्राफ में कुछ चेंजेस आते हैं, और वही सारी बारीकियों को अगर आप याद रखें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बात यहीं पे तो आके रुकती है कि ये गेम सारा इन बेसिक्स का है, इन सारी बारीक सी चीज़ों का है। तो इन बारीकियों को ध्यान से पढ़िए, इन्हीं में क्वेश्चंस का क्रक्स छुपा होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं वापस आता हूँ काम की बात पर, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -x² + 2x + 8। तो ज़रा इसे भी ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, -x², आई थिंक फिर लिखा हुआ है +2x + 8। बहुत बढ़िया, तो ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, +2x + 8। अब सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात, जब भी हमने ऐसा कुछ देखा है स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन और डोमेन के बारे में बात की जा रही है। मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसे कहूँ तो मुझे न्यूमरेटर में कुछ दिख रहा है जिसमें थोड़ी देर के लिए आपको लिख देता हूँ p ऑफ x, और डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है q ऑफ x। टू बी मोर ऑनेस्ट, अगर मैं एग्जैक्ट इसका और एक्सप्रेशन देना चाहूँ या इसका एक्सप्रेशन को जनरलाइज करना चाहूँ तो मुझे न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर कुछ दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट के अंदर कुछ दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखें तो दो बातें हमें इंश्योर करनी होगी। हमें इंश्योर करना होगा कि सर px हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब न्यूमरेटर का 0 होना चलेगा पर 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो एक अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट तभी डिफाइंड है जब उसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो। तो एक तो ये ध्यान रखनी होगी कि जो p ऑफ x लिखा हुआ है, जहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव हो। ये 0 भी होना चलेगा बट नॉन नेगेटिव हो, एटलीस्ट 0 या 0 से बड़ा हो।
दूसरी ज़रूरी बात सर, डिनोमिनेटर में तो एक और कहानी खत्म हो जाती है कि पहली बात तो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव होना चाहिए, डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर वो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ें डिफाइंड होगी। और हम इसका जीरो होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो जीरो का अंडर रूट जीरो और डिनोमिनेटर जीरो, मतलब मुझे यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स को हमेशा जीरो से बड़ा रखना होगा। मैं क्यू ऑफ एक्स को जीरो भी नहीं ले सकता। क्या आपको ये दोनों कंडीशन समझ आई? बस इन्हीं दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है क्लास। पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखें। न्यूमरेटर में अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या है? ये है सर नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एट बेस 0.3। ठीक है सर, इसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एट बेस 0.3। और सर आपने कहा चूंकि ये न्यूमरेटर में है, वो भी एक अंडर रूट के अंदर, तो इसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना अलाउड है, तो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखते हैं। आई होप आपको ये कहानी याद है। सर सबसे पहली चीज़ तो मुझे नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप नेगेटिव साइन हटा सकते हैं? बेशक हम इसे हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी बात है। पूरी इन इक्वेशन को अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये साइन इन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये बात याद है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एट बेस 0.3, बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जीरो रहने वाला है। क्या आपको ये बात समझ आई? अब इसी बेसिस पे क्या एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सर हमने सीखा है इस बेस को इस जीरो तक रेस करके इस x माइनस वन के इक्वल रख सकते हैं। बट हमने एक छोटी सी कंडीशन सीखी थी क्लास कि अगर ये जो बेस है अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो इस इक्वेशन का साइन फिर से चेंज हो जाता है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? आई होप मैं बहुत कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीज़, है ना? आपको याद होंगी। और ये सारी बातें इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि अब जब मैं फाइनली क्वेश्चन करवाते वक्त ये सब बातें कहूँ तो वो लेक्चर्स में जो सारी बातें पढ़ाई गई हैं वो याद आ जाएं। ये बात मैंने कई दफ़ा आपको बताई है स्टूडेंट्स, याद करिए कि जब इस बेस को इस जीरो पर आप रेस करेंगे, इस 0.3 को जीरो तक रेस करेंगे, तो आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसा नहीं लिखेंगे क्लास? आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे कि सर x माइनस वन इधर ऐसा कैसा रह गया और ये हो जाएगा 0.3 टू द पावर 0। ये गलत है स्टूडेंट्स। ये सही होता अगर ये बेस 1 से बड़ा होता। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपका बेस जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो 1 से छोटा है, वो 0 और 1 के बीच है। और अगर ऐसा कुछ हो तो आपका जो एक्सप्रेशन का साइन है स्टूडेंट्स वो साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो होगा x माइनस वन, बट ये लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और क्या हमें पता है कि किसी को भी पावर 0 तक रेस करे तो वो 1 के इक्वल होता है? आई होप आपको याद होगा, किसी को भी पावर 0 तक रेस करे तो 1 के इक्वल होता है। तो क्या आप वर्कआउट कर सकते हैं कि x माइनस वन व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फाइनली क्या बनेगा? एक और छोटी सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी कि लॉग जब लेते हो किसी चीज़ का तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। याद करिए वो कंडीशन और अप्लाई करिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप एक बार फिर से पॉज करके ये वाला पार्ट वर्कआउट करें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ से क्या होना चाहिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लेके मुझे बताइए कि इस न्यूमरेटर से आप x के बारे में क्या क्या चीज़ें सोच पा रहे हैं। ज़रा ट्राई करिए। आई होप आपने सोचा कि फाइनली क्या करना है। हमने डिस्कस किया कि 0.3 को जब पावर 0 तक रेस करेंगे तो होगा 1, ये है x माइनस वन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, है ना? अब अगर मैं 1 को उधर ले जाता हूँ, इस माइनस वन को इधर ले जाता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो निकल के आ रहा है कि x जो है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। बट सर एक छोटी सी बात अप्लाई करना भूल गए, ये जो लॉग है ये तभी डिफाइंड है जब सर आपका ये जो x माइनस वन है, सर जब तक आपका x माइनस वन जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या आपको याद है कि लॉग आप उसी वैल्यू का लेते हो, लॉग आप उसी वैल्यू का लेते हो जो पॉजिटिव है, 0 भी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि x जो है सर वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो दो बातों का कॉमन पार्ट हम लेंगे। एक कह रहा है कि x 2 या 2 से बड़ा और x कह रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल फाइनली आप इस पार्ट से न्यूमरेटर से, अभी डिनोमिनेटर पे हम नहीं गए ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि न्यूमरेटर का भी कुछ होगा। मतलब फाइनली जब आप इस एक्सप्रेशन का डोमेन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जिस वैल्यूज के लिए px सेटिस्फाइड है, जिस x की वैल्यू के लिए qx सेटिस्फाइड है, उन दोनों का हम क्या लेते हैं? उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या आपको याद है? हम x की उन सारी वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ओवरऑल ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो जहां दोनों सेटिस्फाइड हैं वही वैल्यूज तो हम लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? और अगर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स कि एक कह रहा है सर कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 को एक्सक्लूड करते हुए, और एक कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 को इंक्लूड करते हुए, है ना? और अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन देखूँ तो आई होप अब ये बिना बनाए भी आप देख पाते हो कि सर ऑब्वियसली ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है, ज़्यादा कॉमन पार्ट क्या है, ज़्यादा म्यूचुअल पार्ट क्या है? दोनों का एग्रीमेंट मुझे जो दिखेगा वो कहाँ से दिखेगा क्लास? मुझे 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से बड़ी वैल्यूज़ पर दिखेगा। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि जो x की वैल्यूज़ होंगी सर वो होंगी 2 से इन्फिनिटी तक। हालांकि ये अभी न्यूमरेटर आया, ये आंसर नहीं है, ये तो न्यूमरेटर का पॉइंट है कि मेरा सर वैल्यू ले लो आप 2 से इन्फिनिटी तक, 2 को इंक्लूड करते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है सर। अगर
अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो डिनोमिनेटर का क्या कहना है? डिनोमिनेटर पर आते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर क्या था? डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो है -x² + 2x + 8। चलिए इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्या है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर हमारा है -x² + 2x + 8, है ना। और अगर आप इस डिनोमिनेटर को देखें तो मुझे चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा क्या हो क्लास? ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है सर, अच्छी बात है। सर मुझे एक बात तो बड़ी आसान सी समझ आ रही है, सर इसमें गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर आप x² का कोफिशिएंट देखें तो x² का कोफिशिएंट है -1, और अगर ये x² का जो कोफिशिएंट -1 है वो है अगर नेगेटिव, तो इसका अगर मैं पैराबोला समझाऊं आपको, ऑब्वियसली ये जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। अब उसके पास 3 केसेस होंगे, या तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर वो x एक्सिस को जस्ट टच करके निकल जाएगा, या फिर वो x एक्सिस के टच ही नहीं कर रहा होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब इस केस के पास 3 बातें हैं। अब सर मुझे चाहिए ये वाला सिनेरियो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला सिनेरियो, क्योंकि देखो इस केस में ये पैराबोला मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है? 0, पर इसका तो 0 होना भी अलाउड नहीं है हमको। इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है? कोई नेगेटिव वैल्यू, तो वो भी लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना। और इस केस में यहाँ से यहाँ के बीच में, इन वैल्यूज़ के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। क्या आप देख पा रहे हो? ये x एक्सिस से ऊपर है, बाकी फिर वो नीचे क्या है? नेगेटिव। तो मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच का सिनेरियो देखूंगा। ऑल्दो ये मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेंगे, बस मैं ग्राफिकली समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसी होंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्लास। ओवरऑल तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, निकालते हैं। तो मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो सर अगर ये ग्रेटर देन 0 चाहिए तो क्या करेंगे? कोशिश करते हैं क्लास निकालने की। मुझे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, -x² की आदत नहीं है ना, तो हम इस माइनस का साइन को कॉमन लेते हैं। अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो मुझे क्या दिखेगा क्लास? ये एक्सप्रेशन दिखेगा। नेगेटिव जब कॉमन लिया तो ये बचेगा x² - 2x - 8 एंड वी वांट इट टू बी। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इन इक्वेशन का साइन जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हो जाएगा लेस देन 0। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक आसानी से समझ आ रही हैं। तो यही क्वेश्चन अब मेरे लिए ये बन चुका है, जो कि आई थिंक थोड़ा सा आसान है। अब मुझे क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। कैन वी यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे दिख रही है सर? अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। आप लिख सकते हो -4x और +2x, क्यों? देखो -4 और +2 का मल्टीप्लिकेशन -8 होता है, तो सर बात बन जाएगी। यहाँ पे इस तरफ क्या दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है x² और यहाँ पे क्या दिख रहा है? -8 लेस देन 0। तो मुझे चीज़ें सर आसान दिख रही है और चीज़ें अब मुझे सिंप्लीफाइड दिख रही हैं। अब मुझे दिख रहा है सर कि मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो शायद चीज़ें बन जाएंगी। जैसे ही यहाँ से x कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर क्या बनेगा सर? ये बनेगा x - 4। आई होप आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही आपने यहाँ से +2 कॉमन लिया, जैसे ही आपने +2 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो क्या दिख रहा है? 2 बचा, तो ये क्या बचा? x - 4। तो x - 4 यहाँ बचा और इधर से x लिया होता तो एक फैक्टर बचेगा x + 2, और इसका ओवरऑल मुझे चाहिए लेस देन 0। मतलब ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है, x - 4 x + 2 लेस देन 0। ठीक है सर, इसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन है सर, एक्सप्रेशन बड़ा मज़ेदार सा है। क्या है? वो लिखा हुआ है सर x - 4 और फिर क्या लिखा हुआ है? x + 2 एंड वी वांट इट टू बी लेस देन 0। आई होप आपको एक क्लिक हुआ, हमें यही कहना चाह रहा है वो, x - 4 x + 2 टू बी लेस देन 0। चलिए इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। सर हमने सीखा है वेवी कर्व मैथड, और अगर मैं वेवी कर्व मैथड अप्लाई करूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही है सर? मुझे दिख रहा है एक तो -2 और एक +4, तो ये दोनों फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, एक है -2 और एक है +4। क्या आपने अब लिखना सीख लिया है कि प्लस माइनस प्लस कैसे लगाते हैं? अभी भी नहीं समझ आ रहे तो याद करिए, -2 +4 के बीच की एक वैल्यू 0, 0 - 4 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर ये होगा नेगेटिव, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में ये होगा पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। और ऑब्वियसली ये होगा -∞ से -2 तक, और ये होगा +4 से ∞ तक। हमें चाहिए लेस देन 0, हमें चाहिए लेस देन 0। तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स? ये होना चाहिए -2 से 4 के बीच में। यानी जो बातें मैं कहना चाह रहा था ना आपसे, वही होंगी -2 और 4, बस इतनी सी बात थी। चलिए खैर ये सब बातें छोड़िए, आप बस इसे ऐसे सोचिए, ध्यान से सुनिए कि सर यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं वो होंगी -2 से 4। अब ज़रा सोच के बताओ स्टूडेंट्स, मैं -2 और 4 इंक्लूड करूँगा कि नहीं? चूँकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है तो -2 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें इंक्लूड किया तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और हम डिनोमिनेटर को 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात है याद है। और अगर ये बात याद है तो फाइनली अब 2 बातें आ रही हैं। ये कह रहा है सर -2 से 4 के बीच कुछ भी ले लो, और ये कह रहा है क्या कि 2 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी ले लो। अगर मैं कॉमन पॉइंट पे आने की कोशिश करूं, अगर मैं कॉमन रिजल्ट आपको समझाऊं, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉमन रिजल्ट ये कहता है स्टूडेंट्स कि एक ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, कि हमारा ओवरऑल नंबर स्केल है,
वैसे आप उसे देखकर ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ध्यान से सुनिएगा। वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है सर 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है सर, यहाँ कहीं होगा लेट्स से 2, तो 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से बड़ा होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ उसने कही। और उसने क्या कही, उसने कहा सर कि आप मेरी सारी वैल्यूज़ ले लो -2 से +4 तक, बट -2 और +4 को एक्सक्लूड कर देना, है ना। तो सर अगर यहाँ कहीं आपका 2 था तो 2 के आगे कहीं ना कहीं 4 रहा होगा और पीछे कहीं ना कहीं -2 रहा होगा। तो इसने कहा सर -2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग -2 एंड 4। तो क्या फाइनली अब हम उस पॉइंट पर है जहाँ पर हम कॉमन या इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख पाएँ? जी सर, हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मैं कहूँगा जो कॉमन पार्ट है वो है 2 से लेके 4 तक, इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग 4। तो मैं ओवरऑल जो आंसर कहूँगा वो होगा सर x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग 4। तो ये हमारा ओवरऑल फाइनल सा सिनेरियो है जिसे हम कहेंगे आंसर। क्या आपको समझ आया हमने कैसे सोचा स्टूडेंट्स? बड़ा आसान सा बट इंटरेस्टिंग और काफ़ी डेप्थ वाला क्वेश्चन था, जिसने आपको अब अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लोर करने को सिखाया होगा कि ऐसे भी सोची जाती है चीज़ें, ऐसे भी होती हैं। तो अगर मैं ओवरऑल फाइनली आंसर को कंक्लूड करना चाहूँ तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 4 तक। और 2 से 4 कहने में आई थिंक हमने जो देखा 2 के ऊपर हम क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं, वहाँ अगर मैं ऑप्शन सी को देखूँ तो वो ओपन ब्रैकेट है। एक बार जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं कि 2 पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट। आप एक काम करिए, आप 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा के देख लीजिए। आई थिंक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी एनीवे हम लगा के देखते हैं। अगर मैं 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा क्लास, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 - 1 कितना होगा, 1। और जैसे ही 2 - 1 किया तो 1 हो रहा है, log 1, और log 1 0 होता है, और न्यूमरेटर में 1 लेना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर में 2 ट्राई करें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि देखो ज़रा 2 का स्क्वायर 4 यानी वो नेगेटिव, ये भी 4 से 4 कैंसिल, बचा 8, तो एक पॉजिटिव वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव, न्यूमरेटर में 0, इट्स परफेक्टली फाइन। तो 2 को लेना इंक्लूडेड अलाउड है, यानी हम +2 लेंगे लेकिन 4 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी से मैच होते होते रह जा रहा है, क्योंकि हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सर वो होना चाहिए 2 से 4, है ना। और इस बेसिस पे हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है, ना कि ये। डिड यू रियलाइज़ कि काफ़ी क्लोज आकर भी आप ये नहीं कहेंगे कि ऑप्शन सही था, मतलब काफ़ी सही है सर, नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर या द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन डी, +2, मतलब +2, 4 where 2 is included and 4 is excluded, इनके बीच की सारी वैल्यूज़ आर डेफिनेटली अलाउड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 और इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ आया, और अगर चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं स्टूडेंट्स तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ऑन दैट बेसिस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है, ज़रा वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने खुद से ट्राई किया और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। वो कह रहा है f ऑफ x एक एक्सप्रेशन है और g ऑफ x एक एक्सप्रेशन है, और फिर वो f ऑफ x और g ऑफ x के रिलेशन में, मतलब ओवरऑल देखना चाह रहे हैं कि उनके डोमेन के बारे में क्या बात है। सर एक बड़ी आसान सी बात जो जस्ट हमने सीखी, न्यूमरेटर तो दोनों के 1 है, तो न्यूमरेटर में तो x है ही नहीं, तो न्यूमरेटर की चिंता करने की जरूरत नहीं। सर डिनोमिनेटर में यहाँ पर है अंडररूट मॉड ऑफ x माइनस एक्स और यहाँ पे अंडररूट x माइनस मॉड ऑफ x। तो सर इसे कैसे सोचेंगे, बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। सोचने का पॉइंट ही क्या है, सोचने का पॉइंट बस इतना सा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और चूंकि वहाँ डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन के ऊपर अंडररूट लगा है तो सर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों केस में बड़ी आसान सी बात है कि डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्लास, क्योंकि वो अंडररूट के अंदर है, तो ग्रेटर देन 0 होना तो तय था। इक्वल टू भी चल जाता क्योंकि अंडररूट के अंदर 0 चल जाता है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम आ गई कि डिनोमिनेटर में वो लिखा है, तो डिनोमिनेटर में 0 होना भी अलाउड नहीं है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को बस मुझे इंश्योर करना है कि वो ग्रेटर देन 0 हो, है ना, अंडररूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर मैं f ऑफ x निकालना चाहूँ तो f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सर अगर आप f ऑफ x को ध्यान से देखें तो f ऑफ x के पास लिखा हुआ है 1/√ओवर मॉड x माइनस एक्स, है ना, तो आपके पास लिखा है 1/√ओवर मॉड x माइनस एक्स। और सर आप कह रहे हैं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसका डिनोमिनेटर के अंदर जो अंडररूट के अंदर वाला पार्ट है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो सर कि अगर ये तभी डिफाइंड है, ये तभी डिफाइंड है जब मॉड x माइनस एक्स क्या हो, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा सर इसके थ्रू आप क्या, अच्छा इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, याद है ना, इक्वल टू 0 होने में ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 होना अफोर्ड कर नहीं सकते। अगर मैं इसको थोड़ा और सोचा तो मैं x को इधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा मॉड x ग्रेटर देन x। अब ज़रा सोच के देखो क्लास, क्या कोई भी दुनिया में x की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका मॉड उससे बड़ा हो? सर कैसी बात कर रहे हो आप, सोच के देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखना।
जैसे ध्यान से सोचना, मैं रखता हूँ +2, तो +2 का मॉड 2 और ये भी 2। सर +2 का मॉड 2 से बड़ा कहाँ हुआ है, तो इक्वल हुआ ना, तो आप तो गलत कह रहे हो। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, 0 ट्राई कर लेते हैं। 0 ट्राई किया तो 0 का मॉड 0, 0 0। सर क्या 0 0 से बड़ा होता है, सर कुछ भी नहीं है, तो इक्वल होता है, तो ये अभी तक गलत है। नेगेटिव वैल्यू ट्राई करते हैं, सर -5 ट्राई कर लेते हैं, तो -5 का मॉड कितना होगा, 5 और -5, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि -5 का मॉड यानी 5 -5 से बड़ा है। देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे मैं लिख भी देता हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं x की वैल्यू लेता हूँ कोई भी नेगेटिव, जैसे कि -5, तो ये हो रहा है -5 का मॉड इज ग्रेटर देन -5, यानी अगर मैं कहूँ -5 का मॉड कितना होता है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन -5। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, मतलब इससे मैं ये बात जनरलाइज कर सकता हूँ कि ये बात डेफिनेटली ट्रू है फॉर ऑल दी x which are less than 0, for all the x which are less than 0। सर 0 तक के लिए ट्रू नहीं है, बट x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए बात ट्रू है कि सर डेफिनेटली मॉड x से बड़ा होता है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x which are नेगेटिव। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इस f of x का जो डोमेन है, f of x का जो डोमेन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, सर वो होगा सारी x की नेगेटिव वैल्यूज़। क्या आपको ये बात समझ आई? चलिए, अगर ये समझ आ रहा है तो सिमिलरली f ऑफ x के बाद हमारे पास एक और एक्सप्रेशन था स्टूडेंट्स, वो क्या था सर, वो था g ऑफ x। उसमें x माइनस मॉड ऑफ x था डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर, है ना। तो g ऑफ x अगर आप देखें ध्यान से, तो g ऑफ x क्या लिखा होता स्टूडेंट्स, वो लिखा था 1/√/ ओवर x माइनस मॉड ऑफ x। अब आप चाहते हैं सर कि इस बार वापस डिनोमिनेटर 0 होना तो अलाउड नहीं है क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। एनीवे ये हमारा फ्रैक्शन वाला फंक्शन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिनोमिनेटर हम 0 वैसे भी नहीं लेंगे, बट ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट के अंदर इसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप कंक्लूड कर रहे हो सर कि x माइनस मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। हम इक्वल टू 0 भी नहीं लेंगे, आई होप इस पर बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो मैं फाइनली क्या कहूँगा, ध्यान से देखो, मैं कहूँगा सर कि x जो है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ x होना चाहिए। क्या ऐसा ट्रू होता है सर हमेशा? ज़रा सोच के देखिए, हम ट्राई करते हैं कुछ वैल्यू। सर मैं +5 ट्राई करता हूँ, तो क्या +5 के मॉड से बड़ा होता है? नहीं सर, ये तो गलत बात है, वो तो इक्वल होता है। क्या 0 के मॉड से बड़ा होता है? सर 0 से बड़ा कैसे होता है? 0 तो 0 होता है ना, 0 के इक्वल होता है। सर नेगेटिव वैल्यू ट्राई कर लेते हैं, जैसे ट्राई करते हैं -5, तो -5 क्या ग्रेटर देन है -5 के मॉड से, यानी -5 क्या बड़ा है +5 से? ऑब्वियसली नॉट। तो कहना है से यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है क्लास 5, कुछ भी नहीं, नथिंग। x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी स्टूडेंट्स जो कि अपने खुद के मॉड से बड़ी होगी। मॉड तो खुद एक ऐसा एब्सोल्यूट फंक्शन है ना जो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जो भी वो वैल्यू होगी अगर वो पॉजिटिव रही तो वो डेफिनेटली उससे बड़ी नहीं है, उसके बराबर है। वो 0 रही तो भी उसके बराबर है, लेकिन अगर नेगेटिव रही तो उल्टा वो तो छोटी होती है ना, जैसा हमने जस्ट अभी किसके लिए देखा, f ऑफ x के लिए देखा। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा कि g ऑफ x का जो डोमेन है, g ऑफ x का जो डोमेन है स्टूडेंट्स वो क्या होगा 5, मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू से नहीं होगी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, आप x की कोई वैल्यू यहाँ ऐसी रख ही नहीं सकते जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो जाए। आप मुझे बता दो एक भी वैल्यू जो आप यहाँ रखो और ये फंक्शन डिफाइन हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर x को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। अब अगर मैं दो बातें कंक्लूड करूँ तो एक तो कह रहा है क्या, gx कह रहा है कि x की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती, और f ऑफ x कह रहा है x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। अब अगर मैं समझूँ तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए कि सर f का भी डोमेन 5 है और g का भी डोमेन 5 है। नहीं, f का डोमेन 5 नहीं है और g का डोमेन 5 है। काफ़ी हद तक तो ये बात सही है, मतलब यही तो बात है। f का डोमेन क्या स्टूडेंट्स, याद करो, f ऑफ x तब तक डिफाइन, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x वेयर x इज लेस देन 0, बट gx इज डिफाइंड, g ऑफ x एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल x विच आर नथिंग विच आर 5, मतलब gx x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, बट f ऑफ x डेफिनेटली सारी नेगेटिव वैल्यूज़ की x के लिए डिफाइंड है ना। तो बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि देखो f ऑफ x का डोमेन 5 नहीं है, f ऑफ x में कुछ तो वैल्यूज़ है ना, रादर इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। बट हाँ सर, g ऑफ x का डोमेन 5 है, g ऑफ x में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखिए, क्या डोमेन ऑफ f 5 है? नहीं सर, वो तो है, कुछ गलत है, और ये तो और उल्टा बोल दिया उसने। f एंड g हैव द सेम डोमेन, नो सर, ये तो और गलत है, दोनों का डोमेन अलग अलग है। ऑप्शन डी, f का डोमेन 5 और g का भी डोमेन 5, नहीं, ये वापस गलत बात है। तो कहना है इसे ऑप्शन ए शुड बी मार्क्ड अप्रोप्रिएटली, और ऑप्शन ए ही आपका सबसे सही आंसर होगा। क्या आपको ये समझ आया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और इस ओवरऑल ऑपरेशन को कैसे वर्कआउट किया? एक साधारण सी बात कि किसी नंबर का मॉड उससे बड़ा हो सकता है या नहीं, ऑब्वियसली वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए बड़ा होगा, तो f ऑफ x में होगा और g ऑफ x में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई नंबर अपने मॉड से कभी बड़ा नहीं होता, है ना। बड़ी आसान सी बातें हैं स्टूडेंट्स, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ज़रा ध्यान से देखिए और ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बड़ी मज़ेदार सी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे समझो, मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है कि log 2 के अंदर एक एक्सप्रेशन है, फिर वापस उसके अंदर माइनस ऑफ log ऑफ 1/2 है, जिसके अंदर फिर कुछ एक्सप्रेशन है, फिर वो भी 1 + 1 अपॉन अंडर के अंदर समथिंग कुछ है, मतलब x की पावर 1/4 है। तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से शुरू करता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहला हिस्सा मैं देखूंगा कि log 2 के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, इस log 1/2 के अंदर जो लिखा है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी बात, ये 1 अपॉन समथिंग है, तो ये जो समथिंग है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें आई थिंक इंश्योर करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उन तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि मुझे x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जो इससे भी सेटिस्फाई कर रही हो, जो इससे भी सेटिस्फाई कर रही हो, जो इससे भी सेटिस्फाई कर रही हो। तो तीनों बातें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहली बात से। पहली बात ये थी कि ये एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात है ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरी बात, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्लास? वो कह रहा है log 2 के अंदर कुछ है, और जब भी log के अंदर कुछ होता है वो नॉन नेगेटिव, रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, इट शुड बी पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव इज द रॉन्ग वर्ड, वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मतलब क्या? माइनस ऑफ, वी हैव माइनस ऑफ log ऑफ 1/2, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x, है ना? तो ये लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x, और कुछ भी लिखा हुआ है सर। और क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, फिर लिखा हुआ है -1। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है। ये लिखा हुआ है -1, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सर एक काम करते हैं, -1 को उधर लेकर जाते हैं। तो मैं यही लिख देता हूँ -1 को, पूरा एक्सप्रेशन वापस लिखने के बजाय -1 को उधर लिखे गए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा सर? -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। सर एक काम करते हैं, नेगेटिव साइन हटाते हैं। नेगेटिव साइन हटाए, अगर ये हटाना चाहा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि नेगेटिव साइन अगर यहाँ से हटा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन सर आपने पूरे एक्सप्रेशन को जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स? एक और बात सोचनी होगी सर कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी में, मैं वापस वही बात दोहरा रहा हूँ जो अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने दोहराई थी, कि इस बेस 1/2 को मैं -1 पावर तक रेज करूँगा और उसे मैं इसके से कंपेयर करूंगा इसी इनइक्वालिटी में। बट प्रॉब्लम वही है, ये जो बेस है सर, ये जो बेस है 0 से 1 के बीच है। ये जो बेस है आपका 0 से 1 के बीच है। तो आप अगर कहना चाह रहे हो कि सर 1/2 की जो पावर है, 1/2 को हम पावर रेस करेंगे -1 तक, और आप कहें वो लेस देन होना चाहिए इससे। किससे सर? होना चाहिए लेस देन इससे। आप कहना चाह रहे हो वो लेस देन होना चाहिए इस एक्सप्रेशन से। आप कह रहे थे ये जो है ये है, वो किससे लेस देन होना चाहिए? वो 1 + 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x से लेस देन होना चाहिए। तो आप गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि ये जो बेस है 1/2 है, यानी ये 0 और 1 के बीच में है, और उस केस में अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन। आई होप आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स, और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस एक छोटी सी बात का और ध्यान रख लेते हैं क्लास, कि अगर ये है 1/2 की पावर -1, तो पावर नेगेटिव होने से हम क्या कर लेंगे, इसे 2 की पावर 1 लिख देंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही? तो -1/2 की पावर -1 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 1। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन। और ये किससे ग्रेटर है क्लास? 1/2 की पावर -1। और अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा 2। आई होप आपको दिख रहा है 1/2 की नेगेटिव पावर यानी 1/1/2, 1/1/2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। एंड आई थिंक एक और बात मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये 1 इधर लिखा हुआ है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं, है ना? तो जैसे ही 1 उधर लेके गए तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा और 2 - 1 बचेगा 1। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक और बड़ी आसान सी बात स्टूडेंट्स, चूँकि हमें पता है क्या आपको ये पता है कि अगर ये लिखा है समथिंग अपॉन समथिंग,
ग्रेटर देन समथिंग अपॉन समथिंग, मैं 1 को 1/1 लिख देता हूँ और इसको उल्टा कर देता हूँ, इसका उल्टा कर देता हूँ, तो जैसे ही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ है। अगर वैसा कुछ किया तो ये ग्रेटर देन वापस लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि मुझे ये पता है चूंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, मैं कहना चाह रहा हूँ 1 को ही रखा तो ये होता है 1, लेकिन ये ग्रेटर देन साइन ऐसा कैसे रहेगा और ये उठ के होता जाएगा तो हो जाएगा 4th रूट ऑफ x। अब मैं दोनों साइड पावर 1 तक रेस करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ पावर 4 तक रेस करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ पावर 4 रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही पावर 4 तक रेस किया तो ये तो हो जाएगा 1 की पावर 4, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है x की पावर 1/4 और उसकी पावर 4। आई होप आपको बातें समझ आ रही है, मैंने पावर 4 तक क्यों रेस किया। तो फाइनली मैं कह रहा हूँ 1 तो 1 है, लेकिन x जो है, आई एम रियली सॉरी मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये x पावर 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा x और x होगा लेस देन किससे, 1 से। तो एक रिजल्ट तो निकल के आ रहा है कि x 1 से छोटा होना चाहिए। क्या आपको ओवरऑल ये रिजल्ट समझ आ रहा है। यहाँ से मेरा पहला पार्ट का कंक्लूजन आ रहा है कि सर x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है सर, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं अब दूसरा पार्ट सॉल्व करूँ तो दूसरा पार्ट क्या था स्टूडेंट्स, याद करो, यही वाला पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है कि सर इस लॉग के अंदर भी तो कुछ लिखा है, ये वाला पार्ट, सर ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपने इसको तो ध्यान ही नहीं दिया। तो अब इसके बारे में सोचते हैं, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 + 1/4 रूट ऑफ x। तो ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है भाई, सर ये लिखा हुआ है 1 + 1/4 रूट ऑफ x, और सर ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये भी ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होना चाहिए तो एक काम करते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं। जैसे ही 1 को उधर भेजा तो क्या हो जा रहा है क्लास, ये हो जा रहा है 1/4 रूट ऑफ x ग्रेटर देन -1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक छोटा सा काम और कर लीजिए कि आपको दिख रहा है ये कि ग्रेटर देन -1 होगा, ये एनीवे होगा। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लास क्योंकि ये पॉजिटिव होगा और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो एनीवे पॉजिटिव ही होगा, तो ये एनीवे -1 से बड़ा होगा। देखो ऐसे समझो स्टूडेंट्स, बात को समझो, ये एक्सप्रेशन है हमारा, है ना। अब इस एक्सप्रेशन में ऐसे समझो 4th रूट ऑफ x, 4th मतलब इस x के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना, पर 4th रूट ऑफ x कुछ पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। दैट समथिंग पॉजिटिव ऑन 1 विल बी समथिंग पॉजिटिव, मतलब 0.2, 0.81, 1.2, 3.9 कुछ भी होगा, बट दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी समथिंग पॉजिटिव एंड 1 + समथिंग पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एनीवे log 1/2 बेस जो हमारा है, इसके पास जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो एनीवे पॉजिटिव ही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एनीवे पॉजिटिव होगा। क्या आप मेरी बात सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये है कि तो एनीवे ट्रू होगा। और अगर ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि x जो है वो सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। x आप कुछ भी रखो वो चलेगा। आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा करेक्शन, x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। उस बात में मैं आना चाह रहा हूँ, उस बात में मैं एक अलग तरीके से आना चाह रहा था, बट जब बात निकली है तो यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ से चाहिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए। काम करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे क्या लिखा होगा सर, यहाँ पे लिखा होगा ग्रेटर देन ऐसा हो जाएगा, और -1 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ 4th रूट ऑफ x। आई होप आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट, बड़ी आसान सी बात है। मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, मैं नेगेटिव साइन से पूरे साइन को, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही नेगेटिव साइन से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये हो जाने वाला है -1 और ये क्या हो जाने वाला है, ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ x। तो हाँ सर, किसी नंबर का जब आप रूट लेंगे, बशर्ते आप ये इंश्योर करिएगा कि ये पॉजिटिव हो, तो उसका जो 4th रूट आएगा वो -1 से तो बड़ा होगा। पर अब यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है कि सर जो आपका x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी आपने पहला पार्ट सॉल्व किया, फिर आपने दूसरा पार्ट सॉल्व किया, अब तीसरा पार्ट मिस कर गए। तीसरा पार्ट क्या है क्लास, तीसरा पार्ट है कि 1/, ये लिखा हुआ है 1/4th रूट ऑफ x, और जब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो पहली बात है अंडर रूट के अंदर लिखा है, 4th रूट है तो ये पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरा, ये 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आ रहा है कि ये तब तक ही डिफाइंड है जब तक x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जो ये रिजल्ट है, जो आपका ये वाला रिजल्ट है स्टूडेंट्स, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर ये डेफिनेटली ट्रू है, ये हर बात पर ट्रू है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना जरूरी है ना। मतलब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करता कि सर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन सर इसमें एक और कंस्ट्रेंट आया, जो आपने तीसरी बात को ऑब्जर्व करके किया कि सर इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया वो डिनोमिनेटर में। तो हमने 3 रिजल्ट निकाले। कौन से 3 रिजल्ट स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला रिजल्ट था x लेस देन 1 होना चाहिए था। ठीक है सर, इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। पहला रिजल्ट था सर आपका, अगर मैं नंबर स्केल पे आपके लिए चीज़ें प्लॉट करूं,
तो ध्यान से सुनिए क्लास, हमारा ऑब्वियसली ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, है ना। पहली बात, जब इसने कहा, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं, x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर x चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये जीरो है तो सर जीरो को इंक्लूड करते हैं, जीरो से बड़ी सारी वैल्यूज़ आप ले लीजिए। दूसरी बात, इसने कहा सर x 1 से छोटा होना चाहिए और 1 भी इंक्लूड मत करना सर आप, तो इसने कहा कि सर x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए और आप 1 भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये सारी वैल्यूज़ लेने को आपसे कह रहा है। सर एक और बात आई थी बीच में जो आपने ध्यान नहीं दी, जो तीसरी सबसे ज़रूरी बात थी, x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। मतलब इसने क्या कहा, सर आपका जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब ये तीन बातें निकल कर आई। और इन तीनों बातों में जो सबसे कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा दिख रहा है, वो दिख रहा है सर 0 से 1 के बीच, 0 को ये इंक्लूड नहीं होने दे रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं होने दे रहा है, बाकी सारी जगह कॉमन है। तो मैं कहूँगा 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूँगा कि सर जो x की वैल्यूज़ होंगी, सर जो x की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी भाई, सर x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 आप इंक्लूड मत करिए, बाकी सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। और इस बेसिस पे आई थिंक ऑप्शन बी, सी और डी गलत हैं, क्योंकि बी में गड़बड़ी होगी कि आपने 1 को इक्वल कर लिया, तो आप सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कहेंगे ऑप्शन ए। क्या आपको डोमेन निकालने के और ये रेंज निकालने के अलग अलग तरीके समझ आ रहे हैं कि हम चीज़ें कैसे सोच रहे हैं, हम चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रहे हैं और ये आंसर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। ये बड़ी आसान सी इंटरेस्टिंग सी तरीके हैं, बट मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ, एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे सोचा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे दिमाग लगाना है। तो ये सारे तरीके रियलाइज़ करते चलिए कि चीज़ों को कैसे सोचना है, अलग अलग फंक्शंस में डोमेन के बारे में कैसे सोचना है, उसकी रेंज कैसे निकलेगी, ये सारी बातें समझ आएंगी अगर आपको ग्राफ्स याद हैं। तो क्या आपको ग्राफ्स याद हैं सारे? आई होप वो ग्राफ वाला लेक्चर जब मैंने हर ग्राफ को, हर फंक्शन को, डोमेन और रेंज को बहुत डिटेल में समझाया था और आपको बार बार ये एम्फेसिस किया था बात पे कि अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं को हम यूज़ करके डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। आई थिंक चीज़ें सिंपल और आसान है और आपको समझ आ रही है कि हम कैसे कर रहे हैं। और अगर इतना समझ आया तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं जल्दी से। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ज़रा वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। क्या आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया? आई होप आपसे सॉल्व हुआ, और नहीं हुआ तो जल्दी से देख लीजिए, और हो भी गया तो भी समझिए कि हम कैसे करने वाले हैं। तो एक फंक्शन है वापस, और इस फंक्शन की डोमेन के बारे में आपसे बात की जा रही है, और इस फंक्शन का डोमेन जब निकालना है तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। मेरे पास दो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, कौन सा, एक तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन और ये एक ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो मैं कहूँगा सर दोनों का डोमेन निकालेंगे, और जो इन दोनों का डोमेन आएगा उसमें हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। सर इसका डोमेन निकालते वक्त ये दो बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सर ओवरऑल पहले तो अंडर रूट के अंदर है, तो जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा। इक्वल टू जीरो क्यों चलेगा? क्योंकि पूरा न्यूमरेटर ही मतलब एक एक्सप्रेशन है ना, और अगर जीरो हुआ तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो डिफाइंड है सर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। दूसरी बात सर आपको एक और चीज़ सोचनी होगी कि लॉग के अंदर जो वैल्यू है, सर लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि लॉग तभी डिफाइंड है जब उसके अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो। तो सर दो बातें तो आपको ये सोचनी है। सर तीसरी बात ये कि यहाँ पे जब आप इसका डोमेन निकालेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 है, तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा दिमाग चलना चाहिए जब आप क्वेश्चन देखें, तो जब डोमेन या रेंज निकालें तो आप सोच पाएँ कि सर इसमें क्या क्या लगना है, इसमें क्या क्या लगना है। तो ओवरऑल ये कुछ कंडीशंस हैं कि पहले तो इसका और इसका जो डोमेन आएगा मैं उनका इंटरसेक्शन लूंगा, जो कि मैं आखिरी में लूंगा, पर उससे पहले मैं इंश्योर करूंगा कि अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हम पहले तो वो लगा लेंगे। दूसरी बात सर आप ये भी, अच्छा इन सबका भी इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो सब क्या कह रहे हैं कॉमनली कि सर हम यहाँ पे सब लोग खुश हैं, सब लोग साथ हैं, तो हम वो बातें लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन सारी बातों पे जो आपसी फाइनली सहमति बनेगी उस बात पे हम आंसर कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो कि इस वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब सर आप कह रहे हो अंडर रूट के अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं सर लॉग ऑफ व्हाट, आपके पास दो फैक्टर्स हैं x-1 और डिनोमिनेटर में x+5। क्या आप एक बात नोटिस करना भूल गए जो अभी मैंने शायद हाईलाइट नहीं की? सर आप लॉग के अंदर कुछ भी लें, बट लॉग के अंदर भी तो एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग अपॉन समथिंग में अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो सर आप बस इतना सा भूल गए कि ये जो समथिंग है, जो डिनोमिनेटर है वो भी तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए,
क्योंकि एक्स प्लस 5 में एक्स की वो वैल्यूज़ नहीं लूँगा जहाँ पर एक्स प्लस 5 0 होता है। ये भी तो ध्यान रखना होगा। आपको समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो इसे छोटी छोटी चीज़ें सोचनी होंगी, वरना आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास, ध्यान से सुनिएगा। एनीवे आप ऑप्शन से भी थोड़ी बहुत चीज़ें सोच सकते हो, बट फिर भी कुछ मिस हो जाए, कुछ गलती हो जाए, इसलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो ध्यान से सुनिए क्लास। पहले तो यही कंडीशन कि ये जो है हमारा लॉग वाला एक्सप्रेशन जो अंडर रूट के अंदर है, जिसमें क्या है बेस 0.4, ये सर ये जो आपका एक्सप्रेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छी बात है सर। और वापस वही बात स्टूडेंट, जो बात मैं शुरुआत से करता आ रहा हूँ, क्या मैं इस बेस को इस पावर तक रेस करके इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? बेशक कर सकते हैं, पर आप साइन चेंज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.4 है, वापस बेस 0 से 1 के बीच है। तो आप लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए सर कि सर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, बट इस बार ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आपका बेस जो था वो 0.4 यानी 0 से 1 के बीच था, और इस बेस को आप रेस करेंगे 0.4 को इस 0 पावर तक। क्या आपको ये समझ आया? अब सर थोड़ा सा और सोचने की देर है कि मैं एक काम करता हूँ, 0.4 क्या होता है 1, 0.4 की पावर 0 क्या होगी 1, 1 को इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या आपको ये समझ आया? x प्लस 5 को मैं मल्टीप्लाई किया क्लास, तो ये इन इक्वेशन हमारी और सिंप्लीफाई हो जा रही है। न्यूमरेटर में है x माइनस 1, तो x माइनस 1 एज इट इज। अब जैसे ही आपने x प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -x माइनस 5, और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 5, है ना। और मुझे ये क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी लेस देन इक्वल टू 0। चलिए सर ये भी अप्लाई किया, और इसको जब हम सॉल्व करने चले तो हमें वैनिशिंग पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। और जब ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे, है ना, वैनिशिंग पॉइंट और जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये सारे पॉइंट्स, तो सबसे पहले तो दिख रहा है सर कि x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो न्यूमरेटर में बच रहा है -6, है ना। तो -6 अपॉन एक्स प्लस 5, और मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0। सर एक छोटी सी चीज़ है, वैसे आप उसको रखो लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट -6 का अगर नेगेटिव उधर ले जाऊँ तो साइन चेंज हो जाएगा। आप वैसे भी रखो तो भी आंसर आएगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब ये नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या होगा वो लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्लास। इस नेगेटिव साइन को उधर ले जा रहे थे, हो जाएगा 6 अपॉन एक्स प्लस 5, और चूंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव साइन की वजह से हम जानते हैं ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जो ये लेस देन इक्वल टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब मैं अगर फाइनली चीज़ें लिखना चाहूँ तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? अगेन हमारी वेवी कर्व मेथड आई होप आपको याद होगी, तो वो जाती है स्टूडेंट्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और उसमें हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है, जो हमें वैनिशिंग पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो मैं अवॉइड करूँगा -5 को लेना। तो जैसे हम -5 को लेना अवॉइड करेंगे तो मैं -5 को कहूँगा कि यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो मैं कहूँगा -5 एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब अगर मैं चीज़ें समझना शुरू करता हूँ तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए। मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है इसके इक्वल टू 0 होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 6 है ऑब्वियसली, राइट। अब अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं -5 से छोटी कोई वैल्यू ट्राई करता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं -7, -7 प्लस 5 यानी कोई नेगेटिव वैल्यू, समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो ये जो जोन है -इन्फिनिटी से -5 तक का नेगेटिव होगा, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट डेफिनेटली क्या होगा? पॉजिटिव। तो कहना ही से मुझे यहाँ से ये कंक्लूड करते आ रहा है कि जो इसकी सारी वैल्यूज़ हैं ये मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी जो मैं सारी वैल्यूज़ लूँगा वो लूँगा -5 से इन्फिनिटी तक। तो इस एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है -5 से इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए, लेकिन इस सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है? इस सेक्शन में प्रॉब्लम है कि अभी तो सिर्फ आपने ये पार्ट सॉल्व किया है, अभी आपका क्या बाकी है? सर अभी तो हमें इस लॉग के अंदर वाले पार्ट को भी तो पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमें पता है लॉग के अंदर जो भी चीज़ होती है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ये भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो अगर इसे मुझे पॉजिटिव रखना है तो मैं क्या करूँगा? ध्यान से सुनिए, बड़ी मज़ेदार सी कहानी है और बड़ा शानदार सा एक्सप्रेशन है। वो कह रहा है कि सर लॉग के अंदर वाला जो पार्ट होता है लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है ना। तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें चाहिए ये ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है क्योंकि लॉग के अंदर है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। सर अगर यहाँ पर वापस हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करें तो मुझे दो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक तो कौन सा फैक्टर आ रहा होगा सर? एक आ रहा होगा -5 जो कि अगेन वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पर वापस फंक्शन क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड। और एक हमारा 1 है जहाँ पे फंक्शन वैनिश हो रहा है और इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो मैं 1 को भी नहीं लूँगा, यानी 1 को भी हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। चलिए
आई थिंक ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये कहाँ से आ रहा है क्लास, ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से। बड़ी आसान सी चीज़ें स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा और समझिएगा। वो कह रहा है क्या, ये एक्सप्रेशन चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। एक काम करते हैं, -5 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 5 पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। तो कहना है इसे ये डोमेन जो होगी, ये जो पार्ट होगा ये नेगेटिव होगा। तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स डेफिनेटली क्या होंगे स्टूडेंट्स, होंगे पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और मुझे ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करूँ तो -∞ से -5 इंक्लूडिंग -5, और 1 से एक्सक्लूडिंग -5, और 1 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपने 2-3 चीज़ें और मिस की। एक छोटी सी चीज़ आप ये कि आप ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख चुके हैं, ये वाला पार्ट आप ग्रेटर देन 0 रख चुके हैं, पर क्या आपने ये इंश्योर किया कि x का 5 नहीं होना चाहिए ज़रूरी, x - 5 नहीं होगा, वैसे भी हम हटा चुके हैं। बट एक ज़रूरी चीज़ दैट ये एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है क्लास, सर डिनोमिनेटर है x² - 36। तो एक और रिजल्ट निकल के आ रहा है कि सर x² - 36 शुड नॉट बी 0। मतलब आप कह रहे हो x² - 36 शुड नॉट बी 0, मतलब आप कह रहे हो सर x² शुड नॉट बी इक्वल टू 36। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो 36 का अंडर रूट होगा +-6, है ना। तो मैं लिखूंगा x कैन नॉट बी +-6। तो यहाँ से एक और बात समझ आ रही है कि जो +-6 है वो हम हटा देंगे। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है ना, एक बात तो +-6 वाली, और एक और बात जो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं कि सर x का -5 होना भी हम अफोर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर x - 5 हुआ मतलब x + 5 का 0 होना हम अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x + 5 0 है ना, x अगर -5 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते हैं। क्या आपको ये बातें याद हैं स्टूडेंट्स? अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, बहुत मज़ेदार सी कहानी है, समझिएगा वो क्या कहने वाला है, समझते हैं। पूरा एक्सप्रेशन ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सारी चीज़ें हम एक साथ लिखेंगे और सबका इंटरसेक्शन लेंगे। सबका इंटरसेक्शन क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सब जहां सेटिस्फाइड होंगे वही हमारा फाइनल ओवरऑल आंसर होगा, राइट। तो अगर मैं शुरुआत से शुरू करता हूं तो देखो ये क्या कह रहा था सर, ये कह रहा था -5 से इन्फिनिटी तक आप सारा ले पा रहे थे, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था। तो -5 से इन्फिनिटी और -5 इंक्लूड नहीं करना था। तो इससे मुझे जो समझ आ रहा था वो ये कि सर अब -5 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लेते एक्सक्लूडिंग -5, है ना। तो एक सिनेरियो, एक सोल्यूशन ये आ रहा था, ठीक है सर, अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ बातें और आ रही थी, -5 मत लेना, नहीं लिया सर। 2 बातें और, +6 और -6 भी मत लेना, है ना। तो +6 और -6 भी मत लेना, ठीक है सर, नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा था, देखो यहाँ पे था ये ग्रेटर देन 0, ये क्या था स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कहाँ था सर, -5 से -इन्फिनिटी तक और 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये बात भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। वो क्या कह रहा था स्टूडेंट्स, वो कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा, -5 से -इन्फिनिटी तक। तो ये वाला जो पार्ट था, ये जो हमारा पार्ट था, इस पार्ट को हम लिखते हैं। तो वो कह रहा था -5 से -इन्फिनिटी तक, और क्या कह रहा था भाई, और वो कह रहा था 1 से इन्फिनिटी तक, है ना, एक्सक्लूडिंग 1। तो 1 सर अगर -5 है तो यहाँ कहीं 1 रहा होगा, और 1 से क्या कह रहा है वो, 1 से इन्फिनिटी तक एक्सक्लूडिंग 1। तो एक और पार्ट आ रहा था। बस अब कुछ चीज़ें आपको हटाने लायक सोच लेनी चाहिए, सर क्या क्या हटा लेना चाहिए। आप सर +-6 हटा देना और -5 हटा देना। तो +-6 और हटा देता हूँ मैं, जल्दी से सुनिएगा स्टूडेंट्स। +6 कहाँ होगा, मान लेते हैं मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ना, इसी में कहीं ना कहीं होगा +6 और इसी में यहीं कहीं होगा -6। मैं +-6 और हटा देने वाला हूँ। तो अगर जैसे ही मैंने ऐसा किया तो 2 चीज़ें और हट जाएंगी स्टूडेंट्स। -6 मैं यहीं पे हटा देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो, अलग से लिखने के बजाय, और +6 यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ओवरऑल ये हमारा सारा सेगमेंट है, हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है। बट इसमें आपको क्या सोचना होता है, इसमें आप सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉमन हिस्सा कौन सा है। और अगर मैं सबसे कॉमन पार्ट की बात करूं, मतलब जो दोनों जगह कॉमन है, एक सोल्यूशन हमारा ये वाला है, आई होप ये लाइन आपको दिख रही है, और दूसरा सोल्यूशन ये वाला है जो हमें दिख रहा है। और दोनों लाइंस कहाँ को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों लाइंस कहाँ हैं जहाँ पे दोनों का वजूद है, जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। सो दोनों लाइन मुझे दिखना शुरू होती है 1 से, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है, 1 से कहाँ नहीं जाती है 6 तक, लेकिन 6 भी एक्सक्लूडेड और 6 से आगे जाती है। तो ये वो कॉमन पार्ट है जहाँ पे दोनों लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं कहूँगा कि सर x जो है वो बिलोंग करता है, x किसे बिलोंग करता है सर x बिलोंग करता है 1 से बड़ी सारी वैल्यूज़ को, है ना। तो x को मैं और अच्छी लैंग्वेज में कहूँगा कि x जो है वो है ग्रेटर देन 1। क्या 1 इंक्लूडेड है, नहीं सर 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इक्वल का साइन लगाएं। लेकिन इस सोल्यूशन में मतलब जो आप लिखना चाह रहे हैं वो क्या लिखना चाह रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ आप लिखना चाह रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़, लेकिन सर आप +6 हटा दीजिएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर होगा। क्या आपको ये ओवरऑल एक्सप्रेशन समझ आया स्टूडेंट्स? अगर ऐसा कोई ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं।
ऑप्शन ए में गड़बड़ है क्योंकि वो कह रहा है x 0 से छोटा होना चाहिए, नहीं वो तो 1 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी में भी वो 0 से बड़ा कर दे रहा है, नहीं सर हमको x प्रॉपरली 1 से बड़ा चाहिए। ऑप्शन डी में वो 1 के इक्वल कह दे रहा है, इक्वल नहीं अलाउड है सर, 1 से ग्रेटर ही चाहिए। तो कहना है फाइनली कंक्लूड कि सर ऑप्शन सी आंसर होगा, क्योंकि देखो 1 से बड़ा है और 6 नहीं चाहिए। तो ये वही तो तरीका हुआ सर, आप जो लिखना चाह रहे हो वो यही तरीका तो है, वो यही बात है कि सर 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 6, और वही तरीका ऑप्शन सी में भी लिखा गया है। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई थिंक सारी चीज़ें बहुत स्मूथली अब क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आने वाली नेक्स्ट चीज़ें। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं, मतलब अभी आज के लेक्चर में हमने डीपीपी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट जब रिलीज होगा तो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और क्लैरिटी लेंगे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को लेके। आई होप फंक्शंस के ग्राफ, फंक्शंस की डोमेन और रेंज, इन सब पे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और अब आप इजीली समझ पा रहे हैं कि फंक्शंस एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज़, यानी जो डोमेन और रेंज पे हम बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली होती क्या है और इनके लिए ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर कहीं भी कोई लेक्चर नहीं समझ आ रहा है, कहीं भी कोई डाउट आ रहा है या कहीं भी ऐसा लगता है कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि वो टफ शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पे आपके बेसिक शायद ठीक से नहीं पढ़े आपने। तो अगर कहीं भी कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो कोशिश करना कि एक बार वो बेसिक्स वाले थ्योरी वाले वीडियोस रिवाइज कर लो, क्योंकि जब इस चैप्टर में मैं थ्योरी पर बहुत एम्फेसाइज कर रहा था क्योंकि हम वो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है। मतलब हम फंक्शन को, हर फंक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने गलती से थ्योरी में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे या थ्योरी में आपका अटेंशन कम था या थ्योरी आप अटेंटिवली नहीं सुन रहे थे, तो कोशिश करिएगा कि वो थ्योरी वाले पार्ट्स कवर करके रखें, क्योंकि जब जब हर चीज़ पढ़ाई गई है डिटेल में, वही चीज़ के एप्लीकेशंस हम डीपीपीस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशंस जो ये हैं ये उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है। तो कोशिश करिए कि थ्योरेटिकली आप सही रहें, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली आप सही हैं तो कंसेप्चुअली अगर आप सही हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस सॉल्व हो या ना हो एक अलग मसला है, पर एटलीस्ट समझ बहुत अच्छे से आएंगे एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। उसमें वक्त लगेगा क्योंकि हम IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे डिफ़िकल्टी से तो आपको जूझना ही होगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्या आपको पता है www.magnetbrains.com ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सारे मॉड्यूल, सारे कोर्सेज, सारे सेगमेंट्स वी प्रोवाइड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप www.magnetbrains.com वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे सेगमेंट्स मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आर अवेलेबल देयर। सिमिलरली व्हेन यू क्लिक ऑन द IIT JEE सेगमेंट, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, इसके नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो IIT JEE सेगमेंट पूरा ओपन हो जाता है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिस भी सब्जेक्ट के आपको टॉपिक्स के या चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करिए वॉच नाउ पर, और जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स प्रॉपर्ली ओपन हो जाते हैं। आई होप आप जानते होंगे कि यहाँ पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और हम बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ना समझना कोशिश करते हैं कि हम बहुत एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दें। प्लस ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम JEE मेंस और एडवांस को टच करें, मतलब हम तैयारी वहीं तक लेकर जाएं, क्योंकि कंसेप्ट्स चाहे आसान हो बट उनके एप्लीकेशंस ट्रिकी बनते हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, तो उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा जब आप मैथ सेक्शन में जाएंगे तो ओवरऑल आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप अपने सेक्शन को एक्सपांड करिए, जिस भी चैप्टर के आपको लेक्चर्स देखने हैं उस चैप्टर को एक्सपांड करिए और उस चैप्टर के सारे वीडियोस, DPPs, PDF सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्ली वेबसाइट पर ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर्ली अरेंज्ड है और आप इसे प्रॉपर्ली बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यही सेम चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी यही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ रेप्लिकेट हो रही है, वहाँ भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई होप जैसे ही आप अपने लेक्चर पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप चाहें तो फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी के साथ आप चीज़ें आराम से रिज्यूम कर सकते हैं। एंड आई होप यू नो जो हमारा ये पूरा मॉड्यूल है, आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटेटिवली मेकिंग यू रियलाइज दैट इट इज़ 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि हर चीज़ आपको फ्री में क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार हो। और अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से आपके लिए चीज़ बना रहे हैं और अगर आपको चीज़ें सच में पसंद आ रही हैं, अगर आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो ज़रूर इन लेक्चर्स को लाइक करिए, इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब करके रखिए, इस चैनल से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, जो भी नई चीज़ें हम लॉन्च करते हैं उससे आप अपडेटेड रहेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस 100% फ्री मॉड्यूल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।